हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ वॉइड एग्रीमेंट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइड एग्रीमेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शंस तक दिए हुए हैं, आज की क्लास में हम ये सारा डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो हमारे दिए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कि ये जो भी एग्रीमेंट्स होंगे ये सभी के सभी क्या होंगे, वॉइड एग्रीमेंट्स होंगे। अब वॉइड एग्रीमेंट्स होते क्या हैं? तो वॉइड एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि एनफोर्सेबल नहीं होते बाय द लॉ, जिनको आप एनफोर्स नहीं करवा सकते हो। अगर दूसरे वर्ड्स के अंदर हम कहें तो सिंपल वॉइड एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स होते हैं जिनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता और कोर्ट्स उनको एनफोर्स नहीं करवा सकते। हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइड एग्रीमेंट जो है वो सेक्शन 2G के अंदर डिफाइन करा गया है, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो वो हमारा क्या कहलाता है? वॉइड एग्रीमेंट्स कहलाता है। वॉइड एग्रीमेंट जो है वो पार्टीज के बीच में कोई भी लीगल ऑब्लिगेशंस या कोई भी राइट्स जो हैं वो उनके बीच में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। मतलब इन्हें इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि वॉइड एग्रीमेंट्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कि वॉइड होते हैं। इसमें एक लैटिन मैक्सिम है, वॉइड एब इनिशियो। इसका मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि जिस स्टार्टिंग से, मतलब जिस पॉइंट से आपने एग्रीमेंट आपके बीच में हुआ वो उसी पॉइंट से ही वॉइड होगा अगर उसमें ये फॉलोइंग चीजें हमें दिखाई देती हैं तो। अब इसमें आता है सबसे पहले एग्रीमेंट बाय और विथ पर्सन्स इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से लोग जो हैं वो कॉम्पिटेंट होते हैं टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमने देखा था, जो साउंड माइंड के होते हैं, जो मतलब पागल नहीं होते हैं, मेजॉरिटी जिन्होंने अटेन करी की होती है वो सारे के सारे कॉम्पिटेंट होंगे। अगर वो इनकम्पिटेंट होते हैं और आप उनके साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो क्या माने जाते हैं? वॉइड माने जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में आता है एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू थ्रू अ म्यूचुअल मिस्टेक, यानी कि दोनों पार्टीज जो हैं जो एग्रीमेंट्स के अंदर एंटर्ड हुई हैं उन दोनों ने ही क्या करी है? म्यूचुअल मिस्टेक करी है, तो वो भी वॉइड होता है। ये भी हम इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 23 से लेके 25। ये हम जस्ट लास्ट वीडियो जो है हमारी कंसिडरेशन की उसमें हमने डिस्कस किया है। मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बताती हूँ। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन क्या होगा, अगर अनलॉफुल होगा तो वो क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। इसमें एक एग्जाम्पल है, जैसे आप एग्रीमेंट करते हो टू सेल अ लीगल गुड्स जिसके साथ साथ में इलीगल ड्रग्स भी उसमें इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे वो क्या हो गया? वॉइड हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो जो पार्शली ऑब्जेक्ट है वो क्या है? वॉइड है, मतलब कि इलीगल है, इसीलिए ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? हमारा वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट पार्शली और पार्शली अनलॉफुल, तो इसका भी हमने एग्जाम्पल देखा ही। फिर 25 आता है विदाउट कंसिडरेशन, कि जनरली जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो बिना कंसिडरेशन के अगर आप करते हो तो वो वॉइड होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस उसके अंदर हमें प्रोवाइडेड कराई गई है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है अब हमारा रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज के रिगार्डिंग, जो कि सेक्शन नंबर 26 बात करता है। तो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सेक्शन नंबर 26 बात करता है रिस्ट्रेन इन मैरिज ऑफ एग्रीमेंट। अगर कोई दो पर्सन जिनके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, जैसे मान लो ये ए है और ये बी पर्सन है, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि आप, जिसमें वो उसको शादी करने से रोकता है या कुछ ऐसा करने के लिए उसको कहता है, तो वो क्या कहलाती है? जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ वो क्या कहलाता है? वॉइड कहलाता है। एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन की अदर देन माइनर, माइनर के अलावा वो वॉइड होगी। एनी रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, चाहे वो टोटल हो यानी कि पूरी तरीके से रिस्ट्रेन कर रहा हो या पार्शली अपोज कर रहा हो टू द पब्लिक पॉलिसी, वो एग्रीमेंट्स क्या माने जाएंगे? वॉइड माने जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए प्रॉमिस करता है टू मैरी एल्स एक्सेप्ट मिस्टर बी इन डिफॉल्ट पे हर अ सम ऑफ 1 लाख अ मैरिड समवन। ए किसी और से शादी कर लेता है, बी जो है वो स्यू करता है ए को फॉर रिकवरी ऑफ द सम। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट था रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का वो क्या था? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का था। ऐसा क्यों हुआ कि ए ने प्रॉमिस करा कि मिस्टर बी को कि मैं भाई इससे शादी कर लूंगा, और तो फिर उसमें मिस्टर बी कहते कि अगर तुम सी से शादी करते हो तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? 1 लाख रुपए दूंगा। अब यहाँ पे ए जो है वो किसी और से शादी कर लेता है और फिर बी कहता है कि है ना, नहीं तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अगर तुम सी से शादी करोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा और तुम नहीं करोगे तो तुम्हें मतलब मुझे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो ऑलरेडी क्या हो चुका था? वॉइड हो चुका था। इसको हम देखते हैं कि अगर कोई फादर पे करता है अपने सन इन लॉ को इस पर्सपेक्टिव से कि वो उसकी बेटी जो कि अडल्ट है उससे शादी ना करे, तो वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा? वॉइड कहलाएगा। तो सिंपल टर्म में एग्रीमेंट इन रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें शादी करने से रोका जाता है, चाहे पार्शली रोका जाए चाहे कंप्लीटली रोका जाए, वो एग्रीमेंट वॉइड ही होता है।
अब इसमें जो सेकंड हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। हर वो एग्रीमेंट जो किसी पर्सन को रिस्ट्रेन करते हैं फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस, वो सभी के सभी वॉइड होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक तरीके से हमारा फंडामेंटल राइट भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अंडर आर्टिकल 19G, जिसमें हमारे पास में राइट है टू प्रोफेस प्रैक्टिस एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन और अ ट्रेड। अगर कोई एग्रीमेंट हम ऐसा कर रहे हैं जिसमें वो हमारे इन चीजों को क्या कर रहा है, रिस्ट्रेन कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट में भी वॉइड होता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है। और इसके अंदर ये दोनों तरीके से इंक्लूड करता है, पार्शियल भी इंक्लूड करेगा रिस्ट्रेन और टोटल रिस्ट्रेन भी इसके अंदर इंक्लूड करा जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि अ कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंटिंग अ शॉपकीपर, आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो जिसमें आप शॉपकीपर को क्या कर रहे हो, रोक रहे हो कि वो अपनी शॉप जो है वो इस पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर क्या नहीं करेगा, ओपन नहीं करेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड होगा अगर वो इन एक्सेप्शंस के अंदर फॉल नहीं करता है, तो वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा। ठीक है। इसमें एक चीज है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, तो जो पार्टी सपोर्ट कर रही है कॉन्ट्रैक्ट को, उसे ये शो करना पड़ेगा कि रिस्ट्रेन जो था वो जरूरी था, नेसेसरी था टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। बिना वजह हमने रिस्ट्रेन नहीं लगाया। अगर वो ये शो करने में केपेबल हो जाए कि जो रिस्ट्रेन हमने लगाया है इनके ट्रेड के ऊपर वो क्या है, लॉफुल है, वो रीजनेबल था, नेसेसरी था पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। और वो सारी चीजें हमें इस एक्सेप्शन 27 में जो भी एक्सेप्शन दी हुई हैं उससे हमें पता चलेगा। तो हम उसको आगे डिस्कस करते हैं। अब इसमें एक्सेप्शंस में सबसे पहला आता है सेल ऑफ गुडविल। इसमें होता है सेलर ऑफ गुडविल ऑफ अ बिजनेस में एग्री विद अ बायर टू रिस्ट्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन बिजनेस। लेकिन अब इसमें ये होता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पर्सन जो बाय करता है, जो खरीदता है बिजनेस गुडविल ऑफ किसी दूसरे पर्सन का, वो उसके पास में प्रिविलेज होती है कि वो उस पर्सन के ऊपर इम्पोज कर सके सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, ताकि जो भी उसकी बिजनेस एक्टिविटीज है उसके ऊपर, ताकि उसको कोई नुकसान नहीं हो। इसमें रिस्ट्रिक्शन जैसे कि कैसे कैसे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है कि जैसे वो प्रिवेंट कर सकता है सेलर को कि सेलर जो है वो कैरी आउट नहीं करेगा सिमिलर बिजनेस, मतलब उसी की लोकेलिटी के अंदर वो सेम बिजनेस को क्या नहीं करेगा, कैरीड आउट नहीं करेगा। इससे क्या होता है, जो परचेजर्स होते हैं उनके राइट्स को क्या होता है, प्रोटेक्शन मिलती है, उनके राइट जो है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। ये कब होगा, ये तब होंगे अगर वो सेम बिजनेस के हों। रिस्ट्रिक्शन तब अप्लाई होती है सिर्फ स्पेसिफिक लोकल लिमिट, ऐसे नहीं हर जगह के लिए उसने कह दिया, नहीं, सिर्फ जो स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स है सिर्फ वहां की बात होगी। रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल टाइम के लिए, ऐसे नहीं अनलिमिटेड टाइम के लिए, रीजनेबल टाइम के लिए लगाई जाती है और स्पेसिफिक गुड लोकल लिमिट्स होंगी। और ये डिपेंड करता है जो भी नेचर है बिजनेस का उसके ऊपर। इसमें नेक्स्ट आता है जैसे रिस्ट्रिक्शन ऑन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ये पार्टनरशिप एक्ट के रिगार्डिंग भी हो सकता है, जो कि ये पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 11 में बताया गया है कि आप जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो किसके ऊपर, पार्टनर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, या जो आउटगोइंग पार्टनर्स हैं, ये सेक्शन 36 में दिया हुआ है पार्टनरशिप एक्ट में, तो उसके ऊपर आप वो लगा सकते हो रिस्ट्रिक्शंस। सेक्शन 54, 55 टू, ये सभी के सभी किसके अंदर दिए हुए हैं, हमारे पार्टनर्स, ये पार्टनर्स एक्ट के अंदर है, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आते हैं ये सारी रिस्ट्रिक्शन जो इसमें हमारे दी हुई है। ठीक है। अब इसमें ये जो हमने ऊपर पढ़ी उसके बाद में कुछ एक्सेप्शंस हैं जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के अंदर है। सबसे पहले आती है ट्रेड कॉम्बिनेशन। ट्रेड कॉम्बिनेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप एक एग्रीमेंट कर रहे हो जिसमें आप मतलब एक सेट होता है होमोजीनियस ट्रेडर्स का, जो आते हैं कि हम मार्केट को देखने के लिए हम एक फिक्स चीज रखेंगे, एक फिक्स प्राइस वगैरह रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक ग्रुप है जो शुगर बेचता है, एक शुगर सेलर्स का ग्रुप है एक लोकेलिटी के अंदर। अब वो क्या कर रहे हैं, वो एक इस एग्रीमेंट्स के साथ में आ सकते हैं कि हम फिक्स प्राइस रखेंगे शुगर की, क्वालिटी ऑफ गुड्स जो है वो भी सेम रहेगा, और कंट्रोलिंग ऑफ डीलर्स वगैरह जो है वो भी सब सेम रहेगा, ताकि हम अनहेल्दी जो कंपटीशन है उसको अवॉइड कर सके, और जो भी मार्केट का रेगुलेशन है हम उसको वॉच आउट कर सके, हम उसे भी क्लियरली देख सकें। इसमें बता रखा है कि ट्रेडर्स में फॉर्म, ये मतलब वही सिंपल जो अभी मैंने बताया कि एसोसिएशन फॉर्म कर लेते हैं ताकि वो रेगुलेट कर सके बिजनेसेस को और प्राइसेस को फिक्स कर सके। ये जो टाइप के एग्रीमेंट होते हैं वो होते हैं जैसे लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ बिजनेस वेंचर, लाइसेंसिंग, सुपरविजन, कंट्रोल ऑफ डीलर्स, ये सारे के सारे वैलिड माने जाते हैं, ये रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड के अंदर नहीं आते हैं। बट अ कॉम्बिनेशन डेट टेंड्स टू क्रिएट अ मोनोपोली, अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से किसी एक पर्सन के पास मोनोपोली आ रही है, किसी एक पर्सन के पास में टोटल अथॉरिटी जा रही है, तो वो क्या माना जाएगा, वो वॉइड माना जाएगा। और व्हेन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू अवॉइड अ कॉम्पिटिशन, या फिर कोई दो सेलर ऐसे हैं जो एक एग्रीमेंट के अंदर आ जाते हैं ताकि वो कंपटीशन को अवॉइड कर सके, पर जो एग्रीमेंट उन्होंने किया है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो वो क्या हो रहा है, वॉइड हो रहा है। जैसे
ये मिस्टर राम जो है वो मिस्टर श्याम से कहते हैं कि हम हमारे मार्केट के अंदर जितने भी लोग हैं हम क्या करते हैं, हम हमारी प्राइसेस बाकी लोगों से कम करते हैं और हमारा जो चीज़ है हम उसको ज़्यादा वो करते हैं, मतलब वो बाकी लोगों के साथ में एग्री करने के लिए तैयार नहीं होते। ये दोनों अपना ही क्रिएट करने लगते हैं, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा कस्टमर कहाँ जाएंगे, जहाँ पे उनको कम प्राइस मिलेगी और क्वालिटी अच्छी मिलेगी, तो इनके पास जाने लगे, तो मार्केट में बाकी लोगों को ट्रेड करने में प्रॉब्लम आने लगी। तो इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, ये एग्रीमेंट क्या है, गलत है, ये अगेंस्ट है दी पब्लिक पॉलिसी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है सेल डीलिंग एग्रीमेंट्स, जिसमें आप एग्रीमेंट टू डील इन द प्रोडक्ट्स ऑफ सिंगल मैन्युफैक्चर और टू सेल द होल प्रोडक्ट्स इन अ डीलर आर वैलिड, अगर जो टर्म्स जो हैं वो सब क्या होंगी, रीजनेबल होंगी। ठीक है। इसी के साथ साथ और होती है जैसे सर्विस एग्रीमेंट हो गया, कि आप किसी कंपनी में काम करते हो और वो आपके साथ में एग्रीमेंट करते हैं कि आप हमारे यहाँ काम कर रहे हो, इसके अलावा आप कहीं और काम नहीं कर सकते हो, तो वो वैलिड माना जाता है। या ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट हो गया, या आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज हो गया, ये सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड करे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर आता है वो आता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हो जिसकी वजह से पार्टी को रिस्ट्रेन किया जाता है, रोका जाता है कि आप जो है अपने राइट्स को एनफोर्स नहीं करा सकते हो थ्रू द लीगल प्रोसीडिंग्स, ये सारे के सारे एग्रीमेंट्स क्या होंगे, वॉइड होंगे। एन एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी इज रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज लीगल राइट्स अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है अ क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट एनी डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन द पार्टी शैल बी सब्जेक्टेड टू जुरिडिक्शन ऑफ अ कोर्ट एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओनली। ये वैलिड है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लॉज डाल दिया कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है हमारे बीच में तो हम इस पर्टिकुलर, ये जो पर्टिकुलर कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन है हम सिर्फ वहां पे जाएंगे, तो वो वैलिड है। यहाँ पे आपको रिस्ट्रेन नहीं किया गया है लीगल प्रोसीडिंग से। सेम एग्जाम्पल एडीआर के केसेस में आता है, यानी कि अल्टरनेटेड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जिसमें दो पार्टीज अगर अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये क्लॉज डलवा दे कि अगर इन फ्यूचर हमारे दोनों के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम उसे कहाँ लेके जाएंगे, आर्बिट्रेशन के थ्रू उसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये क्या माना जाएगा, ये वैलिड माना जाता है, ये गलत नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें बता रखा है एग्रीमेंट्स लिमिटिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अगर आप एग्रीमेंट करते हो जो लिमिट करता है टाइम को विद इन एन एक्शन विच मे बी ब्रॉट इज वॉइड, यानी कि जैसे ये पर्सन है मिस्टर श्याम, अब इन्होंने मिस्टर जो राम है इनके साथ में एक एग्रीमेंट किया और ये कहा, एग्रीमेंट किया और उसके अंदर उन्होंने क्लॉज ऐड करवा दिया कि अगर आपको कोई भी कुछ भी होता है इन फ्यूचर तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर ही क्या कर सकते हो, अपने उसको एनफोर्स करवा सकते हो, एग्रीमेंट्स को, अपने लीगल राइट्स को जो भी है वो यूज़ कर सकते हो। अगर आप 2 महीने से लेट हो जाते हो तो यहाँ पे आप कोई भी मेरे अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट करवा सकते हो। तो यहाँ पे जो इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ वो एग्रीमेंट क्या हो गया इनके बीच में, वो एग्रीमेंट वॉइड हो गया। ऐसे कोई टाइम लिमिट थोड़ी फिक्स है, आप कोई कोर्ट थोड़ी हो जो लिमिटेशंस लगा रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट अगर उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसके मिस्टर राम के पास में पूरे राइट है कि वो कितने भी टाइम पे जा सकते हैं, लेकिन जो भी लिमिटेशन एक्ट के अंदर जो भी टाइम पीरियड दे रखा है उसके अंदर अंदर ही जाना चाहिए, उसके बाहर नहीं। लेकिन इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो क्या हो चुका है, टोटल वॉइड हो चुका है। अब इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है, वही जो भी मैंने बताया, एग्रीमेंट इज नॉट वॉइड मेरली बिकॉज, अगर वो प्रोवाइड कराता है कि कोई भी डिस्प्यूट अगर अराइज होता है बिटवीन अ पर्सन शैल बी रिफर टू आर्बिट्रेशन, या भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन नंबर 29। अब हम देखते हैं कि ये क्या कहता है। सेक्शन नंबर 29 बात करते हैं एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन, यानी कि कोई भी ऐसे एग्रीमेंट जो एम्बिगुअस है या अनसर्टेन है वो सारे के सारे एग्रीमेंट्स क्या होंगे, वॉइड कहलाएंगे। एग्रीमेंट्स दैट आर वेग, इनकम्प्लीट और अनसर्टेन, यानी कि उनके बारे में आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो एग्रीमेंट्स, उनको पढ़ने से हमें कुछ क्लियर आउट नहीं हो रहा है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो सारे के सारे एग्रीमेंट्स क्या माने जाएंगे, वॉइड होंगे। होता ये है कि हमारे लॉ के अंदर ये है कि जो भी एग्रीमेंट आप कर रहे हो वो क्लियर होने चाहिए और जो भी टर्म्स उसके अंदर दी गई है वो सर्टेन होनी चाहिए, अनसर्टेन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड करता है जैसे कि एग्रीमेंट जहाँ पे मटेरियल टर्म्स आर लेफ्ट टू डिसाइड लेटर वेयर पार्टीज एग्री टू एग्री इन फ्यूचर, सच अनसर्टेनिटी प्रिवेंट्स एनफोर्सिबिलिटी एज कोर्ट कैन नॉट डिटरमाइन दी ऑब्लिगेशन। यानी कि अब मान लो आप कोई एग्रीमेंट करते हो जिसके अंदर जो मटेरियल टर्म्स थी, जो मेन टर्म्स थी, वो क्या कर दी गई हैं, लेफ्ट आउट कर दी गई हैं। तो अब जब आप कोर्ट में जाओगे और उसमें ये कहा गया कि बाद में पार्टी जो है वो एग्री करके क्या कर लेंगी, डाल लेंगी, लेकिन अब बाद में पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो अब आप एग्रीमेंट्स को एनफोर्स कैसे करवाओगे, आप करवा ही नहीं सकते हो क्योंकि वो एग्रीमेंट्स क्या हो गए, अनसर्टेन हो गए। एन एग्रीमेंट इज कॉल्ड एन अनसर्टेन एग्रीमेंट व्हेन द मीनिंग ऑफ दैट एग्रीमेंट इज नॉट सर्टेन और केपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन, यानी कि एग्रीमेंट का जो भी मतलब है
वो आपके समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे एग्रीमेंट्स हमारे सेक्शन 29 के अंदर वॉइड डिक्लेयर करे गए हैं। अब एरियाज ऑफ अनसर्टेनिटी कहाँ कहाँ पे हो सकती है? एरियाज ऑफ अनसर्टेनिटी हो सकती है सब्जेक्ट मैटर में, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट का मैटर है उसके अंदर हो सकती है, या जो भी टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट की उसके अंदर हो सकती है। अब सब्जेक्ट मैटर में कैसे? जैसे एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस या टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, उन सब के रिगार्डिंग में। टर्म्स में जैसे कि एग्जिस्टेंस, क्वालिटी, प्राइस, टाइटल और अदर टर्म्स। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ए बी से कहता है कि मैं अपना घोड़ा, अपना घर तुम्हें बेचूंगा, क्या तुम उसको खरीदोगे? ए कहता है यस आई शेल बाय, सॉरी बी कहता है कि यस आई शेल बाय दैट योर हाउस। अब यहाँ पे कोई प्राइस डिसाइड नहीं हुई, या ऑफर हुआ, ऑफर हुआ, वेरी गुड, उसने एक्सेप्ट किया बी ने, बिल्कुल किया। अब यहाँ कंसिडरेशन ही नहीं है, एग्रीमेंट बनने के लिए कंसिडरेशन नेसेसरी होता है, यहाँ कुछ कंसिडरेशन ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करी उसने प्राइस के बारे में कि भाई मैं तुम्हें अपना घर कितने में बेचूंगा। अगर यहाँ पे ए ये कहता, ए यहाँ पे कहता है बी को कि मैं तुम्हें अपना घर बेच रहा हूँ कितने में, सपोज कर लो 11 लाख के अंदर मैं तुम्हें अपना घर बेचने के लिए तैयार हूँ, तो ये वैलिड एग्रीमेंट हुआ। लेकिन वो कुछ कह ही नहीं रहा है, वो उसको बता ही नहीं रहा है कि भाई मैं सिर्फ इतना बोल रहा है कि मैं तुम्हें अपना घर बेचता हूँ, और वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा घर खरीदने के लिए तैयार हूँ। कितने पैसों में, कब तक खरीद सकते हैं, क्या होगा, क्या कंडीशन से, कुछ उसमें नहीं बताइए, तो ये एग्रीमेंट्स क्या होंगे? वॉइड होंगे। जैसे डी कहता है कि मैं अपना जो सफेद घोड़ा है वो बेचने के लिए तैयार हूँ 5,000 या 10,000 में। अब एग्रीमेंट के अंदर मैं ये पॉइंट अगर डालूं कि भाई उसने, डी ने एग्री किया था कि वो अपना घोड़ा बेचने के लिए तैयार है 5,000 और 10,000 में, तो इन फ्यूचर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो प्रूफ कैसे करा जाएगा कि भाई इसने मुझसे 5,000 ही लिए थे, ये इसने मुझसे 10,000 ही लिए थे, क्योंकि वहां तो अनसर्टेनिटी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अब आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट, वो है हमारा वेजरिंग एग्रीमेंट्स, जो हमारे सेक्शन नंबर 30 के अंदर प्रोवाइड कराए गए हैं कि वेजरिंग एग्रीमेंट्स एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है, तो वेजरिंग एग्रीमेंट्स जो हैं, एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन अंडर विच मनी और मनीज वर्थ इज पेबल बाय वन पर्सन टू अनदर ऑन दी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज कॉल्ड वेजरिंग एग्रीमेंट्स। ये वो ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे बेटिंग एग्रीमेंट्स हो गए, वेजरिंग एग्रीमेंट्स हो गए, ये सारे के सारे एग्रीमेंट्स जो हैं वो वॉइड होते हैं। इसमें कैसे? जैसे एक्स प्रॉमिस करता है टू पे 1,000 टू वाई, अगर पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर डे पे क्या होती है, बारिश होती है, वाई ने प्रॉमिस किया कि वो पे करेगा एक्स को 1,000 रुपीज, अगर ऐसा नहीं होता है तो। अब यहाँ पे अनसर्टेनिटी, फ्यूचर में वो इवेंट होगा नहीं होगा, उसके डिपेंडेंसी के ऊपर क्या करा गया है, एग्रीमेंट किया गया है। तो यहाँ पे ये एग्रीमेंट ही क्या हो गया, वॉइड हो गया है। ठीक है, जैसे अगर आप बैटिंग करते हो ऑन क्रिकेट मैच रिजल्ट्स, तो ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट्स है। ये एग्रीमेंट्स जो हैं वो सही नहीं है। लॉ इन एग्रीमेंट्स को ट्रीट करता है कि ये जो भी एग्रीमेंट्स है ये पब्लिक पॉलिसी और के अगेंस्ट होता है, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है, ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो अनएनफोर्सेबल होते हैं। कुछ असेंशियल एलिमेंट्स हमारे प्रोवाइड कराए गए हैं ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट्स। वो असेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ। प्रॉमिस होना चाहिए कि आप पैसा दोगे या पैसे के वर्ड का कुछ दोगे। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस जो है वो डिपेंड करेगा ऑन दी अनसर्टेन इवेंट विच विल हैपन इन फ्यूचर। इट माइट ऑलरेडी हैपन बट द पार्टीज आर नॉट अवेयर। अगर वो ऑलरेडी हैपन भी हो चुका है लेकिन पार्टीज को उसके बारे में नहीं पता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ए और बी के बीच में शर्त लगती है। ए कहता है कि अगर उस डेट को, यानी कि फॉर एग्जांपल 15 फैब को अगर वो जहाज यहाँ पहुंच जाता है तो मैं तुम्हें 2,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। और बी कहता है कि अगर वो जहाज जो है वो नहीं पहुंचता है तो मैं तुम्हें दूंगा 2,000 रुपये। तो ये एग्रीमेंट क्या हो गया, इन दोनों के बीच में वॉइड हो गया। म्यूचुअल चांसेस होने चाहिए गेन के और लॉस के। नाइदर पार्टी, जो भी इवेंट है इन फ्यूचर, जो भी इवेंट होने वाला है उसके ऊपर किसी भी पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। नाइदर पार्टी शुड हैव एनी इंटरेस्ट, जो कोई दूसरे तरीके से उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उस इवेंट के अंदर। और एक पार्टी जीतेगी और दूसरी पार्टी उसके अंदर हार जाएगी। तो अगर ये एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट है तो वो वेजरिंग एग्रीमेंट है। अब इसमें अभी जो एग्जाम्पल हमने देखा हम इसमें देख सकते हैं कि ए और बी दोनों के बीच में शर्त लगी थी, किसमें, कितने पैसे के लिए, 2,000 रुपीज़ के लिए। परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस जो था, पैसे देने का प्रॉमिस जो था वो 15 फैब, जो इन फ्यूचर में जो अनसर्टेन इवेंट होगा शिप आने का या नहीं आने का उस पर डिपेंड करता है। म्यूचुअल चांसेस है, ए जीत भी सकता है हार भी सकता है, बी जीत भी सकता है और हार भी सकता है। दोनों पार्टीज का कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ पे।
जो भी शिप आ रही है उसके ऊपर, ना ही दोनों पार्टीज का कोई दूसरी तरीके से इंटरेस्ट है इस इवेंट के अंदर, और एक पार्टी जो है वो जीतेगी। अगर शिप आ गई तो ए जीतेगा और शिप नहीं आती है तो बी जीतेगा, दोनों के 50-50 चांसेस है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स होंगे जो कि वेकर्स नहीं कहलाएंगे, जैसे प्राइस इन टर्म्स ऑफ प्राइस कंपटीशन एक्ट, हॉर्स रेस कंपटीशन हो गया, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, कंपटीशन जो इन्वॉल्व करते हैं स्किल्स, जिसके अंदर आपकी स्किल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी सही है, हॉर्स रेसिंग हम देख चुके हैं, शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन्स हो गए, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे एग्रीमेंट्स विच आर नॉट हेल्ड एज वेगर्स, इन्हें हम वेजरिंग एग्रीमेंट्स के अंदर कंसिडर नहीं करते हैं। अब जो भी एग्रीमेंट्स हैं, वेगरिंग एग्रीमेंट्स जो भी हैं, उनके क्या इफेक्ट होंगे, तो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड होगा, आप इसके अगेंस्ट में कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकते हो फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट वॉन ऑन एनी वेगर, यानी कि जो अभी हमने एग्जांपल देखा ए और बी का शिप के ऊपर, अब अगर मान लो शिप आ जाती है और बी बी कहता है ए को कि है ना शिप आ, मतलब ए बी को कहता है कि शिप आ गई, अब तुम्हें मुझे 2,000 रुपये देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, नहीं मांग सकता, वो नहीं एनफोर्स करवा सकता क्योंकि एग्रीमेंट वेजरिंग है, ये वॉइड एग्रीमेंट है, ये इलीगल नहीं होता है, बट एनी एग्रीमेंट विच इज कोलेटरल टू वेजरिंग एग्रीमेंट विथ वैलिड, हाउएवर ये इलीगल है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब हम देखते हैं कि इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। फिर इलीगल एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि प्रोहिबिट करे गए होते हैं बाय लॉ, यानी कि लॉ ने ही उन्हें प्रोहिबिट कर रखा है कि अगर आप ऐसा कोई भी एग्रीमेंट करते हो तो वो क्या होगा, प्रोहिबिट है वो, और वो वॉइड माना जाएगा। जैसे अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो किसी पर्सन के साथ में कि ए बी से कहता है कि ऐसा ऐसा है, तुम है ना सुसाइड कमिट कर लो, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, तो ये एग्रीमेंट क्या है यहाँ पे, वॉइड होता है। वही इफेक्ट्स के अंदर बताया गया है कि इट इज ऑलवेज वॉइड, अगर कोई भी कोलेटरल ट्रांजेक्शन होता है टू द इलीगल एग्रीमेंट्स वो भी वॉइड ही माना जाता है, वो वैलिड नहीं होता है। नो एक्शन इज अलाउडेड, कोई भी एक्शन अलाउडेड नहीं होता है इलीगल एग्रीमेंट्स के अंदर। डिफरेंस दे रखा है वॉइड और इलीगल एग्रीमेंट्स में। वॉइड एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स होते हैं विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जिसे आप एनफोर्स नहीं करवा सकते हो, और इलीगल एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स होते हैं विच इज फोरबिडन, जो प्रोहिबिटेड ही है बाय एनी लॉ, यानी कि कोई भी लॉ उसे अलाउ ही नहीं करता है। ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स इज नॉट इलीगल, जितने भी इलीगल एग्रीमेंट, जितने भी वॉइड एग्रीमेंट्स है ज़रूरी नहीं है वो इलीगल हो। जैसे वो शिप वाला एग्जाम्पल देखा, ये कोई इलीगल नहीं था, बस ये वॉइड था, लेकिन जितने भी इलीगल एग्रीमेंट्स हुए हैं वो सभी के सभी क्या माने जाते हैं, वॉइड माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसके रीजंस जो हैं वो हमने ऑलरेडी देख लिए थे सेक्शन नंबर 10, 29 और 56 के अंदर। अगेंस्ट प्रोविजन होता है इसके अंदर, यानी कि ये क्यों नहीं होते हैं, ये क्यों वॉइड होते हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो भी लॉज के प्रोविजंस हमारे दिए गए हैं उन सब के अगेंस्ट में होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो पनिशमेंट मिले ही उन्हें, और इसके अंदर पार्टी जो है वो क्रिमिनली लाइबल होती है। वॉइड एब इनिशियो, अ वैलिड कोलेटरल इज नॉट वॉइड, इलीगल और या कोलेटरल होगा तो वो इलीगल ही होगा, यानी कि अगर सिर्फ वेजरिंग एग्रीमेंट है तो वो वॉइड होगा, लेकिन अगर कोई कोलेटरल ट्रांजेक्शन होता है वेजरिंग एग्रीमेंट्स के उसमें तो वो वैलिड माना जाता है। लेकिन इलीगल में, चाहे इलीगल आप एग्रीमेंट करो या कोई भी कोलेटरल ट्रांजेक्शन करो, वो वॉइड ही माना जाता है, वो सही नहीं माना जाता है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से वॉइड एग्रीमेंट्स होंगे, क्या क्या उनके अंदर दिया हुआ होता है, कब वो वॉइड होते हैं, क्या उनके इफेक्ट्स होंगे, कौन से सेक्शंस के अंदर वो बताए गए हैं। इसमें एक हमारा बच गया है सेक्शन नंबर 56, जो कि बात करता है इम्पॉसिबल एग्रीमेंट्स, यानी कि अगर आप कोई एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट करते हो जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है टू डू। फॉर एग्जाम्पल ए बी से कहता है कि तुम जो, मैं तुम्हें है ना 1,00,000 रुपए दूंगा अगर तुम 1 मिनट के अंदर 10,000 किलोमीटर भागो, तो ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है 1 मिनट के अंदर 10,000 किलोमीटर भागना, तो ये एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड है, वॉइड एप इनिशियो होता है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, कहाँ डिफाइन करे गए हैं, कौन से सेक्शन में है, और कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कि वॉइड एग्रीमेंट्स माने जाते हैं। तो ये आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि व्हाट आर वॉइड एग्रीमेंट्स, डिस्कस इन डिटेल, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, फिर आपको बताना है कि वॉइड एग्रीमेंट्स कितने टाइप के एग्रीमेंट होते हैं, वॉइड, वॉइडेबल, फिर उसमें आपको डिफाइन करना है वॉइड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है। फिर आप जब वॉइड डिफाइन करोगे तो उसमें फिर आपको बताना है कि कौन कौन से एग्रीमेंट जो हैं वो वॉइड होंगे। जैसे ये जो होते हैं स्टार्टिंग 10, 11, 20, 23, 24, 25, इनको आप शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हुए चलो। 25 को थोड़ा सा लॉन्ग एक्सप्लेन कर देना, 26 को थोड़ा सा शॉर्ट में, 7, 28, 29, 30 को थोड़ा सा लॉन्ग में एक्सप्लेन करके इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है कि कौन से एग्रीमेंट्स वाइड एग्रीमेंट्स होंगे, वो सारा देख के, और इनके अंदर इलस्ट्रेशंस यूज करके आपको एग्जाम्पल्स देने हैं ताकि आपके जो है वो अच्छे मार्क्स आप उसके अंदर स्कोर कर सको। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। थैंक यू एंड बाय बाय।